नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में न अक्सर कुछ विषय पहाड़ जैसे लगते हैं। हम्म। और भारतीय संविधान की बारीकियों को याद रखना तो जैसे उस पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे स्टडी टेक के हैं और उनका मकसद इसी चढ़ाई को आसान बनाना है। ये नोट्स मुश्किल जानकारी को सरल ट्रिक्स और तर्कों से सुलझाते हैं। और ये उन सवालों के विश्लेषण पर आधारित हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के स्रोतों की। मतलब हमारा संविधान किन देशों से और किन दस्तावेजों से प्रेरित है। सही है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें हमारे संविधान निर्माताओं की सोच दिखाता है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हम सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत से शुरू करेंगे जिसने हमारे संविधान की नींव रखी। लेकिन आंख बंद करके नहीं, हर विचार को भारतीय परिस्थितियों के सांचे में ढाला। मतलब ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जीवंत दस्तावेज है जिसमें दुनिया भर के लोकतांत्रिक विचारों का संगम है। किसी देश से क्या लिया गया, ये उस समय भारत की जरूरतों और भविष्य की कल्पना को दर्शाता है। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले उस बुनियाद की बात करते हैं जिस पर हमारे संविधान की पूरी इमारत खड़ी है, भारत शासन अधिनियम 1935। हाँ। हमारे स्रोत बताते हैं कि संविधान का लगभग 70% हिस्सा, इसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट यहीं से लिया गया है। जी, अगर परीक्षा में ये सवाल आता है कि संविधान पर सबसे ज्यादा असर किसका है, तो जवाब बिना सोचे समझे यही एक्ट है। पर ऐसा क्यों? क्या हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था? देखिए, ये सिर्फ निरंतरता की बात नहीं थी, ये एक रणनीतिक जरूरत थी। सोचिए, 1947 में देश आजाद हुआ, विभाजन की त्रासदी चल रही थी, लाखों लोग विस्थापित थे। हाँ, हालात बहुत खराब थे। ऐसे में अगर प्रशासन का पूरा ढांचा शून्य से बनाना पड़ता तो देश को संभालना नामुमकिन हो जाता। 1935 का एक्ट एक तैयार चैसीज की तरह था जिस पर लोकतंत्र की नई गाड़ी को बनाया जा सकता था। वाह, ये एक बेहतरीन नजरिया है। मतलब एक तैयार ढांचा मिल गया जिसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते थे। तो इस एक्ट से हमने लिया क्या क्या? बहुत कुछ। स्रोत बताते हैं न्यायपालिका का ढांचा, सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद, जो सरकार के खर्चों पर नजर रखता है, लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। और बहुत सारे प्रशासनिक विवरण भी। अच्छा। हाँ, ये सब वो चीजें थीं जो देश को चलाने के लिए तुरंत चाहिए थी। संविधान निर्माताओं ने पहिया फिर से बनाने की कोशिश नहीं की, जो कि एक बहुत समझदारी भरा कदम था। सही है। तो हमें सरकार चलाने का एक ढांचा मिल गया, लेकिन अब सवाल था कि इस ढांचे को चलाएगा कौन और कैसे। यहीं पर वो जोड़ी आती है जो छात्रों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। ब्रिटेन और अमेरिका। हाँ, हमारे स्रोत इन्हें कंफ्यूजिंग पेयर कहते हैं क्योंकि इनके प्रावधानों में अक्सर घालमेल हो जाता है। और इस घालमेल को समझना जरूरी है क्योंकि ये दोनों देश दो अलग-अलग तरह की लोकतांत्रिक प्रणालियों का चेहरा है। एक ने हमें सिस्टम दिया तो दूसरे ने अधिकार। चलिए इसे आसान बनाते हैं। पहले ब्रिटेन। स्रोत में एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। अच्छा। अंग्रेजों ने हम पर राज किया तो संसद और कानून उन्हीं का चलेगा। हाँ, ये तो आसान है ना? इससे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। ब्रिटेन से हमने मुख्य रूप से 4 चीजें ली: संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, कानून का शासन और विधि निर्माण प्रक्रिया। और इनमें से जो संसदीय प्रणाली है वो हमारे पूरे राजनीतिक ढांचे की मतलब आत्मा है। एक ऐसी व्यवस्था जहां कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल अपनी शक्ति संसद से प्राप्त करते हैं और संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। बिल्कुल, यह ब्रिटेन का सबसे बड़ा योगदान है। अब आते हैं अमेरिका पर। इसके लिए भी एक ट्रिक है जो पावर पर फोकस करती है। अमेरिका दुनिया का डॉन है। जिसके पास पावर है वो जज को हटा सकता है और अधिकार मांग सकता है। ये ट्रिक थोड़ी फिल्मी है लेकिन काम की है। ये अमेरिका के संविधान की मूल भावना को पकड़ती है, शक्ति का संतुलन और व्यक्ति के अधिकार। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है कि हमने अमेरिका से क्या लिया। सबसे जरूरी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हाँ। फिर है जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन। ये तो सुप्रीम कोर्ट की सुपर पावर है। सही कहा। इसका मतलब है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद और हमारी प्रस्तावना का विचार भी अमेरिका से ही प्रेरित है। डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है,
तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को बताया था, जो मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार देता है। अच्छा। उन्होंने कहा था कि इसके बिना ये संविधान एक बेकार दस्तावेज होगा और इस अधिकार को असली ताकत जुडिशियल रिव्यू से ही मिलती है। वाह, तो अब मैं समझा। एक तरह से हमने ब्रिटेन से सरकार का हार्डवेयर लिया, संसद, कैबिनेट, कानून बनाने का तरीका, और अमेरिका से उसका सॉफ्टवेयर। हाँ, यानी नागरिकों के अधिकार, सरकार पर अंकुश और सीमाएं। इस तरह देखने से ये कंफ्यूजन सच में दूर हो जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ब्रिटेन से हमने शासन की प्रक्रिया और प्रणाली ली, जबकि अमेरिका से हमने अधिकारों और शक्ति संतुलन मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस की अवधारणा ली। तो हमारे पास सिस्टम आ गया, नागरिकों के अधिकार भी आ गए। लेकिन एक अच्छे देश को चलाने के लिए सिर्फ नियम और अधिकार तो काफी नहीं होते, एक नैतिक दिशा भी चाहिए। बिल्कुल। और इसी नैतिक दिशा के लिए हमारे निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान को देखा। यहाँ की ट्रिक है, अरे यार आयरलैंड, तेरी नीति बहुत अच्छी है। यानी नीति निदेशक तत्व, DPSP। ये वे सिद्धांत हैं जिनका पालन सरकार से कानून बनाते समय करने की उम्मीद की जाती है। लेकिन ये कानूनी रूप से लागू तो नहीं किए जा सकते। नहीं, पर ये देश के शासन के लिए मौलिक है। ये हमारे संविधान की आत्मा या चेतना की तरह है, जो बताते हैं कि हमें किस तरह का समाज बनाना है, एक कल्याणकारी राज्य। DPSP के अलावा आयरलैंड से 2 और महत्वपूर्ण चीजें ली गई। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन, जैसे कला, साहित्य या विज्ञान के क्षेत्र से 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। हाँ, और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति भी। और ये तीनों ही प्रावधान हमारे लोकतंत्र को एक सामाजिक दिशा देते हैं। DSP एक वेलफेयर स्टेट का लक्ष्य रखते हैं और राज्यसभा में मनोनयन ये सुनिश्चित करता है कि विशेषज्ञता और अनुभव भी संसद तक पहुंचे। अब बात करते हैं रूस की। ट्रिक है, रूस दोस्त है और दोस्त का कर्तव्य है मदद करना। यहाँ मुख्य शब्द है कर्तव्य। तो यहाँ से हमने लिए हैं मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। और पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी। यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प है कि मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। ऐसा क्यों? क्या संविधान निर्माता ये भूल गए थे या उन्हें लगा कि अधिकारों के साथ कर्तव्य बताने की जरूरत नहीं है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में संविधान निर्माताओं का मानना था कि एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक अपने कर्तव्य खुद समझेंगे। लेकिन 1975 की इमरजेंसी के बाद ये महसूस किया गया कि देश में अधिकारों पर तो बहुत जोर है, पर कर्तव्यों को लेकर जागरूकता नहीं है। अच्छा, तो संतुलन बनाने के लिए इन्हें जोड़ा गया? जी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए, अब संघात्मक ढांचे की बात करते हैं, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। इसके लिए हमने 2 देशों की तरफ देखा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। पहले कनाडा, जिसकी ट्रिक सबसे आसान है। कनाडा इज इक्वल टू केंद्र यानी सेंटर। इससे साफ है कि यहां से लिए गए प्रावधान केंद्र को मजबूत बनाते हैं। जी, कनाडा से हमने ली है एक ऐसी संघात्मक व्यवस्था जिसमें केंद्र राज्यों से ज्यादा मजबूत होता है। अवशिष्ट शक्तियां यानी वो विषय जो किसी भी सूची में नहीं है, वे केंद्र के पास होती हैं। और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी केंद्र सरकार ही करती है। हाँ, ये भारत की जरूरत को दिखाता है। अमेरिका के उलट, जहां राज्य मिलकर एक देश बने थे, भारत में एक अखंड राष्ट्र को प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया था। इसलिए देश की एकता के लिए एक मजबूत केंद्र जरूरी था। और इसी संघवाद को और बेहतर बनाने के लिए हमने ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखा। यहाँ की क्रिकेट वाली ट्रिक है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में हमेशा केंद्र पर रहता है और दोनों टीमें साथ यानी जॉइंट में खेलती हैं। ये ट्रिक तो अच्छी है। इस ट्रिक से 2 बातें निकलती हैं। समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और दूसरी संसद की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग, अनुच्छेद 108। हाँ, और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हाँ, लेकिन जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो दिलचस्प है। कागज पर यह सहयोग का प्रतीक लगता है, लेकिन असल में ये लोकसभा को राज्यसभा के ऊपर ज्यादा शक्ति देता है। वो कैसे? क्योंकि लोकसभा के सदस्य संख्या में लगभग 2 गुने होते हैं, तो किसी भी संयुक्त बैठक में बिल का पास होना लगभग तय हो जाता है अगर सरकार का लोकसभा में बहुमत है। वाह, ये तो वो पहलू है जो आमतौर पर किताबों में नहीं मिलता।
अब उस सवाल पे आते हैं कि अगर देश पर कोई संकट आ जाए तो क्या होगा। इसका जवाब हमें मिला जर्मनी के वाइमर संविधान से। और यहाँ की ट्रिक इतिहास से जुड़ी है। हिटलर ने सबके अधिकार जमा दिए थे, यानी रोक दिए थे। बिल्कुल। जर्मनी सामने सिर्फ एक बहुत विशिष्ट चीज ली है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। यह एक बहुत शक्तिशाली और उतना ही विवादास्पद प्रावधान है। यह दिखाता है कि संविधान निर्माता देश की एकता और सुरक्षा को लेकर कितने सचेत थे। और अगर संविधान में ही कुछ बदलने की जरूरत पड़ जाए तो समय के साथ कानून पुराने हो जाते हैं। इसका जवाब हमें मिला दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। हाँ, और ट्रिक है, बार बार हारने के बाद अफ्रीका ने अपनी टीम में संशोधन किया। और यही प्रावधान हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाता है। यह उसे समय और समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता देता है। अनुच्छेद 368। जी। अब अंत में 2 देश बचते हैं जिन्होंने हमारे संविधान को वैचारिक रूप से मजबूत किया। पहला, फ्रांस। ट्रिक सीधी है, फ्रांस से F फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हाँ, ये तीनों नारे सीधे हमारी प्रस्तावना में शामिल किए गए। साथ ही गणतंत्र की अवधारणा भी हमने फ्रांस से ली, जिसका मतलब है कि देश का प्रमुख चुना हुआ होगा, वंशानुगत नहीं। ये केवल शब्द नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के बुनियादी मूल्य हैं। हाँ। और आखिर में जापान। ट्रिक है, जापान के लोग विधि का बहुत पालन करते हैं। यहाँ से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये सुनने में ब्रिटेन के कानून के शासन जैसा लगता है। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये एक बहुत बारीक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अंतर है। मान लीजिए कानून कहता है कि चोरी करने पर सजा मिलेगी। कानून का शासन ये सुनिश्चित करता है कि सजा कानून के हिसाब से ही मिले, किसी की मनमानी से नहीं। ठीक है। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक कदम आगे जाती है। ये कहती है कि जिस प्रक्रिया से ये तय किया गया कि व्यक्ति चोर है, मतलब गिरफ्तारी, सुनवाई, सबूत पेश करना, वो प्रक्रिया भी पूरी तरह से निष्पक्ष और सही होनी चाहिए। अच्छा, तो एक क्या पर जोर देता है, दूसरा कैसे पर? बिल्कुल। ये मनमाने शासन के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच है। अक्सर ये याद रखना मुश्किल हो जाता है ना, कि हमारे संविधान का कौन सा हिस्सा किस देश से लिया गया है। तो चलिए आज हम दक्षिण अफ्रीका से लिए गए प्रावधान को याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बस एक लाइन याद रखनी है, और वो लाइन है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, संशोधन करना पड़ता है। दूसरा, अब समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। देखिए, यहां जो फ्री शब्द है वो जुड़ता है अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका, और जो संशोधन शब्द है वो सीधा सीधा इशारा करता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया की तरफ। और आखिर में ये ट्रिक हमें यही याद दिलाती है कि भारत ने संविधान में संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली है। आपको पता है, इसका जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में भी है। और इसी की वजह से हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहता है जो वक्त के साथ बदल सकता है। तो बस इस एक छोटी सी लाइन से आप भारतीय संविधान का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो आज की चर्चा को अगर समेटें तो भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे संविधान का ढांचा बना। ब्रिटेन और अमेरिका से हमने शासन प्रणाली और नागरिक अधिकारों के सबसे महत्वपूर्ण विचार लिए। आयरलैंड और रूस से हमें एक नैतिक दिशा मिली, तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से एक मजबूत संघीय ढांचा बनाने की प्रेरणा। और जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका से हमें संविधान को संकट के समय बचाने और जरूरत के समय बदलने की शक्ति मिली। तो इन सब का मतलब क्या है? ये स्रोत सिर्फ परीक्षा के लिए तथ्य नहीं है। ये कहानी बताते हैं कि कैसे एक नए राष्ट्र ने दुनिया भर के अनुभवों को देखा, परखा और अपने लिए एक सर्वश्रेष्ठ भविष्य की कल्पना की। बिल्कुल। भारतीय संविधान को अक्सर आलोचना में उधार का थैला कहा जाता है। हाँ, कॉपी पेस्ट दस्तावेज भी कहते हैं। लेकिन ये विश्लेषण दिखाता है कि ये महज नकल नहीं, बल्कि एक विवेकपूर्ण चयन और अनुकूलन की प्रक्रिया थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने हर प्रावधान को भारतीय समाज, उसकी विविधता और उसकी चुनौतियों के तराजू पर तौला। ये दुनिया के बेहतरीन लोकतांत्रिक विचारों का एक अद्भुत संकलन है, नकल नहीं। इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मन में आता है। हमने देखा कि हमारे संविधान में दुनिया भर के विचार शामिल हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या एक देश की पहचान पूरी तरह से मौलिक या ओरिजिनल होने में है,
या फिर दुनिया के सबसे अच्छे विचारों को अपनाने और उन्हें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बेहतर बनाने की क्षमता में है? क्या हमारे संविधान की असली ताकत उसकी मौलिकता में है या उसके अनुकूलन की इस असाधारण क्षमता में?